प्यारे बच्चों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी के यूट्यूब परिवार में। और जैसा कि आप सबको पता है की तीसरी काउंसलिंग जो है यूपी कैटेट की तीसरी काउंसलिंग है वो स्टार्ट हो चुकी है। तो यहाँ पर हम लोग पूरी की पूरी बात करेंगे। आज जो नया नोटिफिकेशन आया हुआ है यूपी कैडेट की वेबसाइट पे, तो इस बारे में पूरा का पूरा देखेंगे कैसे क्या प्रोसीजर होगा, क्या क्या चीज़ें क्या बदलाव हुए हैं। जो इन्होंने पुरानी बातें कही थी उनमें बहुत सारे बदलाव किए हैं इन्होंने। एक एक स्टेप समझेंगे कि आपका क्या प्रोसीजर होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सभी लोग लास्ट तक बने रहिएगा। लास्ट में उन लोगों के बारे में भी बात करेंगे जो कि अपग्रेड कराए थे और उनको कुछ नहीं मिला था, उनके बारे में भी यहाँ पर हम लोग डिटेल्ड बात करेंगे, हर एक चीज़ के बारे में। तो आइए देखते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है स्नातक पाठ्यक्रमों, यानी कि दूसरी काउंसलिंग संपन्न होने के बाद, दूसरी काउंसलिंग पूरी हो चुकी है, आप सबको पता है। इसके बाद शेष सीटों के लिए तीसरी ऑफलाइन काउंसलिंग का आयोजन चंद्रशेखर आज़ाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर में जो है वो किया जाएगा। ये बात आपको दिख रही है कि तीसरी काउंसलिंग के बारे में यहाँ पर आपको ऑफलाइन काउंसलिंग कराई जा रही है सीएसए यूनिवर्सिटी के द्वारा, और दूसरी काउंसलिंग भी यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। सिर्फ इतना लिखा है। इसके बाद ये चीज़ें यहाँ पर इंपॉर्टेंट हैं, इसको आप ध्यान से देख लीजिए। थोड़ा सा डिटेल्ड यहाँ पर समझेंगे इस चीज़ को यहाँ पर हम लोग, कि स्नातक पाठ्यक्रमों की तीसरी ऑफलाइन काउंसलिंग हेतु स्नातक पाठ्यक्रमों की तीसरी ऑफलाइन काउंसलिंग हेतु 500 रुपये जमा करने की जो डेट है वो है 10 तारीख से लेकर 13 तारीख तक। 10 से 13 तारीख तक आप सभी लोग जो है वो अपने अपने जो 500 रुपये हैं वो जमा कर दीजिए। जिनको तीसरी राउंड की काउंसलिंग में भाग लेना है, कौन कौन से बच्चे होंगे वो भी हम बात करेंगे। इससे पहले जब हमने यूनिवर्सिटी बात की थी तो उन्होंने बहुत सारे परिवर्तन बताए थे। उसके बाद जब उनकी वहाँ पर जो रजिस्ट्रार ऑफिस है, एक तो उनका फ़ोन नहीं लगता है। सबसे पहली बात तो उन्होंने बिजली का, ना तो बिजली का बिल पेमेंट किया हुआ है, ना ही फ़ोन का बिल पेमेंट किया हुआ है ना। तो सब कुछ बस चल रहा है किसी तरह से। तो बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है बच्चों को भी समझने में बहुत सारी चीज़ें। और जब वहाँ पर जाके बात करो, उन्हें उन्हें जब चीज़ों को समझाओ कि अगर आपने एक बार अपग्रेडेशन का मौका दिया और बच्चे का अगर अपग्रेड नहीं हुआ तो फिर आप उसे तीसरी काउंसलिंग में बैठने का मौका क्यों नहीं दे रहे हो। तो इस बात का उनके पास कोई जवाब नहीं था। और इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें थी। तो एक कोई स्टेप क्लियर नहीं कर रहे थे, ना ही कोई नोटिफिकेशन निकाल रहे थे। बोल रहे थे कि 14 तारीख को सीधा आपका नोटिस आएगा, 14 को नोटिस आने के बाद ही आपको बता दिया जाएगा कि आना कहाँ है ना। तो जब उनसे बातचीत हुई तो फिर उन्होंने ये नोटिफिकेशन जो है वो अपलोड करा है अपनी वेबसाइट पे। यहाँ पर हम कंप्लीट देख लेते हैं कि क्या करना है इसमें। अभी आपको 10 से लेकर 13 तारीख तक जो है वो बच्चों आपको 500 रुपये अब जमा करा देने हैं। कैसे जमा कराने हैं वो हमने कल के वीडियो में बता दिया है। जिनको जिनको भाग लेना है काउंसलिंग में वो सभी लोग 500 रुपये जमा करा दीजिए, ठीक है। अगर आप पहली काउंसलिंग में बैठे थे, कुछ नहीं मिला था, तो दूसरी काउंसलिंग में बैठे, कुछ नहीं मिला, तो आप तीसरी काउंसलिंग करा सकते हो। पहली काउंसलिंग में बैठे थे, सीट मिल गई थी, उसके बाद आपने अपग्रेडेशन कराया था, दूसरी काउंसलिंग में फिर आपको अपग्रेडेशन में भी कुछ नहीं मिला, तो ऐसे बच्चों के बारे में नोटिफिकेशन में कुछ भी नहीं कहा गया है, याद रखिएगा। लेकिन अगर वो काउंसलिंग में भाग लेना चाहते हैं तो आप 500 रुपये जमा कर दीजिए, यूनिवर्सिटी आइए और अपनी अपनी काउंसलिंग कराइए, ठीक है। आप आइए, उनसे कहिए कि अगर आपने अपग्रेडेशन हमारा नहीं हुआ ना, आपने दोबारा वाले में अप्लाई किया, अपग्रेडेशन नहीं हुआ, तो आपको मौका दिया जाए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देख लेते हैं कि किस बच्चे को कब तक आना है। तो यहाँ पर ये दिया हुआ है, यूजी जो पीसीएम, पीसीबी और पीएजी और पीएचएस के जो भी स्टूडेंट हैं सारे के सारे, उनके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है कि 18 तारीख से लेकर 19 तारीख तक, यानी कि 18 और 19 दो दिनों, इन दो दिनों में 18 और 19 में सुबह 8 बजे से काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। याद रखिएगा, इंटायर क्वालिफाइड जितने भी बच्चे हैं, भले ही आपकी रैंक कोई भी हो, जितने भी बच्चे हैं उनकी भले ही कोई भी रैंक हो, ठीक है, भले ही कोई भी रैंक हो, उनको जो है वो आना है, ठीक, उनको जो है वो आना है यूनिवर्सिटी में। और कौन से क्या कैटेगरी होनी चाहिए उनकी, अगर वो ईडब्ल्यूएस हैं, पीसी हैं, डीएफ हैं, या एफएफ हैं, या यूई हैं, या एससी एसटी कैंडिडेट हैं, इस तरह के स्टूडेंट जितने भी हैं, मतलब कि जिन जिन विद्यार्थियों का कोई ना कोई सर्टिफिकेट लगा हुआ है, मतलब अगर उन्होंने ईडब्ल्यूएस से भरा है, पीसी हैं वो, और इसके अलावा डीपी, एफएफ जो फ्रीडम फाइटर हैं, यूई हैं, है ना, यूनिवर्सिटी के ही एम्प्लॉय के स्टूडेंट हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने बताई हैं, इसका फुल फॉर्म वगैरह सब कुछ बता रखा है, आपको पता होगा। एससी एसटी जो भी विद्यार्थी हैं, भले ही आपकी रैंक कुछ भी है, ये सभी लोगों की जो काउंसलिंग होगी वो 18 और 19 तारीख को होगी। 14, अगर आप ये सारे बच्चे जो 500 रुपये जमा कर रहे हैं, तो 14 तारीख को जो है वो उनका एक लेटर भी प्रिंट आउट आ जाएगा, वो भी आप देख लीजिएगा, ठीक है।
तो आप सभी लोगों को 18-19 को जाना है। क्या क्या लेके जाना है अभी आगे हम लोग देख लेंगे। आगे बढ़ेंगे। 19 और 20 तारीख को किनको जाना है देख लीजिए। 19 और 20 तारीख को सुबह 8 बजे उन विद्यार्थियों को पहुंचना है जिनकी रैंक, जिनकी कंबाइंड यूजी रैंक जो है वो एक से लेकर 1500 तक है। ठीक है, जिनकी कंबाइंड यूजी रैंक 1 से लेकर 1500 तक है, उन सभी विद्यार्थियों को 19 और 20 तारीख को काउंसलिंग उनकी होनी है। ऑफलाइन कहाँ पर होनी है? चंद्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय। और अगर आप तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी से पढ़े हैं या फिर कोई ना कोई हमारा सहयोग रहा है, चाहे वो काउंसलिंग में हो चाहे किसी भी चीज़ में, और आप तिवारी सर से मिलना चाहते हैं, तो आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी में। आप सभी लोग कानपुर जरूर आएँ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर 20 और 21 तारीख को देख लेते हैं बच्चों। 20 और 21 तारीख को उन बच्चों की काउंसलिंग है जिनकी रैंक है 1501 से लेकर 3000 तक की। जिनकी रैंक है 1501 से 3000 के बीच में रैंक है, यानी कि यूनिवर्सिटी उनको ही बुलाएगी जिनकी रैंक है 1501 से लेकर 3000 के बीच में। ठीक है, आगे 21 और 22 तारीख को यूनिवर्सिटी उन लोगों को बुला रही है जिनकी रैंक है 3001 से 4000 के बीच में। जो भी बची हुई सीटें होंगी धीरे धीरे इसी क्रम में वो भरते चले जाएंगे। आप बात समझ रहे हो? सबसे पहले उसको बुला रहे हैं जिनकी कम रैंक के हैं, फिर उनको बुला रहे हैं जिनकी ज़्यादा रैंक के हैं। तो ये क्रम है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक सेकेंड, यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं। ठीक है, 21 और 22 में देख लिया हम लोगों ने, 3000 से लेकर 4000 तक बुला रहे हैं। इसके बाद 22 और 23 तारीख को उनको बुलाया जा रहा है जिनकी रैंक है 4001 से लेकर 5557 तक। ठीक है, तो ये क्रम है। अब हो सकता है कि 4000 तक आते आते 21 और 22 तारीख को सारी सीटें उनके पास फुल हो जाएं। जो भी सीटें बची हुई हैं, कितनी सीटें बची हैं, ये पीडीएफ हमने टेलीग्राम पर दे दिया है। ये वाला जो नोटिफिकेशन है ये भी हम टेलीग्राम पर आपको दे देंगे। लेकिन जो बच्चे ऐसे हैं जो ये नहीं समझ पा रहे थे, चलिए आगे अभी डिस्कस कर लेते हैं। पहली काउंसलिंग से जुड़ी हुई बात है कि अगर आपको सीट मिल चुकी थी और आपने 5000 रुपये देकर आगे प्रोसीजर नहीं बढ़ाया था, तो क्या आप बैठ सकते हो कि नहीं? तो इस बारे में भी हम आगे बात कर ले रहे हैं। ठीक है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा ताकि ये इन्फॉर्मेशन जल्दी पहुंच जाए लोगों तक, और जो भी बच्चे भाग लेना चाहते हैं वो 500 रुपये जमा करके भाग ले सकें। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये बता रहे थे कि अगर 4000 तक हो सकता है सारी सीटें उनके पास फुल हो जाती हैं, तो फिर आप जब 22 और 23 में पहुंचोगे तो वो आपसे ये भी बोल सकते हैं कि बेटा आपकी रैंक जो 4001 से 5557 के बीच रही है और हमारे पास सारी सीटें फुल हो चुकी हैं, तो आप जाइए, धन्यवाद। ये बात भी हो सकती है। बात समझ रहे हैं? अगर उनकी जब तब तक वो ये सारी ये अब लाइन से इसलिए बुला रहे हैं, रैंक वाइज इसलिए बुला रहे हैं ये, ताकि अपनी सारी सीटें फुल कर सकें वो, है ना। अब ये इसी बार में सारी सीटें फुल हो जाएंगी और काउंसलिंग क्लोज हो जाएगी ये। ठीक है, उसके बाद अगर आपकी रैंक ज़्यादा आई है, आपकी रैंक अगर ज़्यादा आई है, आपको लगता है, ये समझिए ना कि अगर आप 5000 रैंक के आसपास ला रहे हो, 5000 रैंक के आसपास लेकर आ रहे हो इतनी मेहनत के बाद, तो थोड़ा सा आप मात्र 5 से 6 महीने बचे हैं आपके पास। आप अगर तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी आते हो और बेहतरीन आपकी तैयारी कराई जा रही है, हर एक आपको टेस्ट सीरीज कराई जा रही है, एक चैप्टर कंप्लीट होने के बाद आपसे पूछा जा रहा है, सुना जा रहा है, उसके बाद एक चैप्टर कंप्लीट होने के बाद जम के प्रैक्टिस कराई जा रही है, तो आपका जो अगर आप 5000 रैंक ला रहे हो तो अगली बार 2021 में आप 500 रैंक लेकर आओगे। इस चीज़ को आप समझिए कि अगली बार आप 500 रैंक लेकर आओगे। बात समझ रहे हो? तो जिनकी भी रैंक ज़्यादा है वो लोग परेशान ना हो। अगर आपको सीट नहीं मिलती है तो आप सभी लोग कानपुर आइए, सभी लोग कानपुर आइए, यहाँ पर बेहतरीन तैयारी करिए। आपका सबका सिलेक्शन होगा 2021 में। ठीक है, ये नंबर है 9793900888। किसी भी तरह की कोई समस्या होती है आप इस नंबर पर फ़ोन कर सकते हो किसी भी समय। ठीक है, पूरी आपकी मदद की जाएगी, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको दी जाएगी। इसके अलावा बात कर लेते हैं, ये डेट और टाइम याद रखिएगा, किस डेट पे किस रैंक वाले बच्चे को जाना है। जरूर आप लोग जाके काउंसलिंग कराइए। आगे देख लेते हैं कौन से बच्चे जा सकते हैं, इस बारे में भी यहाँ पर लिखा हुआ है। इन्होंने पहली बार नोटिफिकेशन में बहुत कहने के बाद इन्होंने ये चीज़ डाली है कि भैया कौन कौन से बच्चे जा सकते हैं। हमने कहा ये बताओ तो कम से कम। आप एक पन्ने का नोटिफिकेशन निकालते हो हमेशा। जब आपसे बोला जाता है कि आपने नोटिफिकेशन में ये बात क्यों नहीं रखी, तो आप बोलते हो कि अरे वो पन्ना कम पड़ गया था। ये रीजन नहीं होता किसी भी चीज़ का कि पन्ना कम पड़ गया था। आपको आप 2-3 पन्ने का भी तो नोटिफिकेशन निकाल सकते हो ना। तो ऐसे कारण देते हैं ये लोग जब आप फ़ोन करके बात करोगे इनसे, तो है ना। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर नोट में कुछ बातें लिखी गई हैं। तृतीय काउंसलिंग में भाग लेने हेतु अभ्यर्थियों को काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन शुल्क 500 रुपये निर्धारित अंतिम तिथि के अंदर
आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध लिंक के माध्यम से ऑनलाइन जमा करना होगा एवं शुल्क जमा करने के बाद निर्धारित तिथि में काउंसलिंग लेटर डाउनलोड करना होगा। याद रखिएगा, आपको 10 से लेकर 13 तारीख तक जो है वो 500 रुपये उस लिंक के द्वारा जमा कर देना है और 14 तारीख को लेटर डाउनलोड करना मत भूलिएगा। 14 तारीख को सबका अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड होगा, उस लेटर को डाउनलोड करिए, उसके बाद ही आपको जाना है वहां पर उस लेटर को लेकर, और क्या क्या डॉक्यूमेंट लेकर जाना है वो भी आगे बात कर रहे हैं। आगे देख लीजिए अब तीसरी ऑफलाइन काउंसलिंग में कौन कौन से अभ्यर्थी बैठ सकते हैं या फिर कौन कौन से अभ्यर्थी भाग ले सकते हैं, इस बारे में यहां पर हम देखेंगे। चलिए आइए देखते हैं। तीसरी ऑफलाइन काउंसलिंग में ऐसे उत्तीर्ण विद्यार्थी भाग ले सकते हैं जिन्होंने प्रथम एवं द्वितीय ऑनलाइन काउंसलिंग में प्रतिभाग नहीं किया था। पहली बात तो यही हो गई जो हमने बताई थी आपको कि अगर आपने पहली काउंसलिंग में भाग नहीं लिया था, दूसरी काउंसलिंग में भाग नहीं लिया था, आप दोनों में ही सो रहे थे, या फिर आपने सोचा कि मुझे अभी कोई सीट नहीं मिलेगी और मैं सीधा तीसरी में जाऊंगा, मैं तो ऑफलाइन कराऊंगा, तो ऐसे बच्चे जो इंतजार कर रहे थे ऑफलाइन काउंसलिंग का, वो सभी लोग अब जा सकते हैं। पहली बात क्लियर हो चुकी होगी कि जिन्होंने पहले में नहीं लिया, दूसरे में नहीं लिया, वो लोग अब तीसरे में जाके ले लें। अगला देखते हैं। तृतीय ऑफलाइन काउंसलिंग में ऐसे उत्तीर्ण अभ्यर्थी भाग ले सकते हैं जिन्होंने प्रथम अथवा द्वितीय ऑनलाइन काउंसलिंग में प्रतिभाग किया था परंतु उनको कोई भी सीट नहीं मिली थी। दूसरी बात ये क्लियर हो जाती है यहाँ से कि अगर आपने पहले में भी भाग लिया, दूसरी में भी भाग लिया, लेकिन आपको कोई भी सीट नहीं मिली थी, तो आप अब भाग ले सकते हो। अब आप 500 रुपये पेमेंट करके यूनिवर्सिटी जा सकते हो, आ सकते हो मतलब। ठीक है, आगे देखिए तीसरा पॉइंट। तीसरी ऑफलाइन काउंसलिंग में ऐसे उत्तीर्ण विद्यार्थी भाग ले सकते हैं जिन्होंने दूसरी काउंसलिंग में आवंटित विश्वविद्यालय में प्रवेश प्रक्रिया पूरी कर अपग्रेडेशन हेतु आवेदन किया था। यहां पर एक बात ये चीज लिखी हुई है कि तीसरी ऑफलाइन काउंसलिंग में ऐसे विद्यार्थी भी भाग ले सकते हैं जिन्होंने दूसरी काउंसलिंग में आवंटित विश्वविद्यालय में प्रवेश प्रक्रिया पूरी करके अपग्रेडेशन के लिए आवेदन किया था। यानी कि कुछ बच्चे ऐसे रहे होंगे जिनको दूसरी ऑनलाइन काउंसलिंग में सीट मिली और उन्होंने जाके एडमिशन लिया और वहां पर अपग्रेडेशन का फार्म भरा, तो वो लोग जो है वो इसमें भाग ले सकते हैं। बिल्कुल क्लियर है। अगला पॉइंट देख लीजिए। प्रथम एवं द्वितीय ऑनलाइन काउंसलिंग में किसी अभ्यर्थी को सीट आवंटित हुई थी परंतु वह किसी कारणवश प्रवेश नहीं ले पाया। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है और इससे पहले हमेशा ये लोग इस चौथे पॉइंट के बारे में मना करते आए हैं कि अगर आप प्रवेश, पहली काउंसलिंग में कहा गया था अगर आप प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण नहीं करते हो तो आप दूसरी काउंसलिंग में भाग नहीं ले सकते। लेकिन अब ये क्या कह रहे हैं, अपनी बात से मुकर रहे हैं, है ना। एक बात नहीं बोलते हैं एक बार में, कि अब ये बोल रहे हैं बच्चों कि प्रथम और दूसरी काउंसलिंग में अगर आपको सीट नहीं मिली थी या प्रथम एवं द्वितीय ऑनलाइन काउंसलिंग में किसी अभ्यर्थी को सीट आवंटित हुई थी। देखिए कोई बच्चा है, मान लीजिए कोई बच्चा है, उसको पहली काउंसलिंग में सीट मिली और वो 5,000 रुपये नहीं दिया, यानी कि वो एडमिशन लेने नहीं गया। कोई भी कारण रहा हो सकता है उसके पास 5,000 रुपये ना रहे हो सकता है कि वो फीस का इंतजाम ना कर पाया हो, लेकिन उसको सीट मिली थी, है ना। तो जो ऐसे विद्यार्थी हैं वो भी तीसरी ऑफलाइन काउंसलिंग में भाग ले सकते हैं। वो फिर से 500 रुपये जमा कर दें, फिर से 500 रुपये जमा करके वो ऑफलाइन काउंसलिंग करा सकते हैं। तो बहुत ही शानदार अवसर है उन बच्चों के लिए जिनको पहली काउंसलिंग या दूसरी काउंसलिंग में सीट मिली थी लेकिन वो नहीं जा पाए थे, वो अब चले जाएं। ठीक है, आप सभी लोग सीट ले लीजिए क्योंकि आप सबने बहुत मेहनत करी है हमारे साथ और तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी के साथ बहुत ज़्यादा आप लग के पढ़ाई की है आप लोगों ने। तो आप सब लोग जो भी आपको सीट मिल रही है वो सीट लीजिए। अगर एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री ये सब मिल रहा है तो ले लीजिए। ठीक है, इसके अलावा बीटेक के लिए मैं नहीं कहूँगा, बीटेक का कोई स्कोप भी नहीं है, तो इसलिए उसके लिए मैं मना करूँगा कि अगर आपको वो लेना है तो इससे अच्छा है कि आप लग के तैयारी कर लीजिए 6 महीने और उसके बाद फिर आप अपना अगले साल एग्जाम में बैठिए, आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। 5वां पॉइंट यहाँ पर देख लेंगे। यदि कोई अभ्यर्थी पहले से आवंटित सीट पर प्रवेश प्राप्त कर चुका है, वह पाठ्यक्रम परिवर्तन हेतु एनआरआई सीट के द्वारा तृतीय ऑफलाइन काउंसलिंग में भाग
प्रतिभाग कर सकता है। यहाँ पर एक बात कही गई है कि अगर आप ऐसा कोई विद्यार्थी है जो आप एडमिशन ले लिया, मान लीजिए विकास वर्मा थे, इन्होंने पहली काउंसलिंग में एडमिशन ले लिया, अब इनको मान लीजिए कुछ और मिला होता, अभी तो एग्रीकल्चर मिला है पेड में, मान लीजिए कि इनको कुछ हॉर्टिकल्चर मिला होता वहाँ पर, और ये चाहते हैं कि एनआरआई सीट जो है वो, एनआरआई सीट वो होती है जिनके परिवार में कोई ना कोई विदेश में रहा हो, वो लोग एनआरआई सीट के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो अगर इनको एनआरआई सीट के थ्रू एग्रीकल्चर चाहिए होता, मान लीजिए विकास वर्मा है, इनको एनआरआई सीट के थ्रू जो है वो हॉर्टिकल्चर से एग्रीकल्चर चाहिए होता, एग्रीकल्चर चाहिए होता, तो ये भी तीसरी काउंसलिंग में भाग लेते। इसका ये मतलब है कि अगर आप अपनी सीट को अपडेट करवाना चाहते हो, एनआरआई सीट के थ्रू आप कोई नई सीट पाना चाहते हो, तो भी आप तीसरी काउंसलिंग में भाग ले सकते हो। बात समझ रहे होंगे आप। तो ये 5 के 5 पॉइंट थे, सारी बातें हम लोगों ने क्लियर कर दी हैं। अब इतना समझाने के बाद कि आपको कौन कौन से बच्चे भाग ले सकते हैं, कौन से बच्चे भाग नहीं ले सकते हैं, और यहां पर छठा पॉइंट अभी भी इन्होंने ये छोड़ दिया है, उन बच्चों के बारे में बात ही नहीं करी है कि अगर आप पहली काउंसलिंग में बैठे थे, आपको सीट मिल गई थी, आपने अपग्रेडेशन कराया और दूसरी काउंसलिंग में आपको अपग्रेडेशन में कुछ भी नहीं मिला, तो आप क्या करोगे। तो मेरी बात मानिए आप सभी लोग कि आप 500 रुपये पेमेंट कराइए और आप सब लोग भी सीएसए आइए, अपनी रैंक के अनुसार अपनी सीट, अगर आप अपग्रेडेशन में उनसे बताइए कि अपग्रेडेशन में मुझे कुछ नहीं मिला और मैं चाहता हूं अपनी सीट को अपग्रेड कराना। अपग्रेडेशन हमारा तब काउंट होगा ना, अपग्रेडेशन हमारा तब गिना जाएगा जब हमें कोई नई सीट मिल जाएगी। अगर हमें कुछ मिले नहीं तो आप मेरा अपग्रेडेशन क्यों काउंट कर रहे हो, है ना। बात क्लियर है। तो ये बात है सिर्फ। तो सभी लोग 500 रुपये पेमेंट कर दें और ऑफलाइन काउंसलिंग कराएं अगर आपको कोई सीट नहीं मिली है तो। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहां पर हम तृतीय ऑफलाइन काउंसलिंग हेतु अपात्र विद्यार्थी, कौन से बच्चे होंगे जो भाग नहीं ले सकते, उनके बारे में भी इन्होंने लिखा है। ऐसे अभ्यर्थी तीसरी ऑफलाइन काउंसलिंग में भाग नहीं ले सकते जिनके डॉक्यूमेंट प्रथम एवं द्वितीय ऑनलाइन काउंसलिंग में रिजेक्ट कर दिए गए थे। अगर आपके डॉक्यूमेंट पहली और दूसरी काउंसलिंग में रिजेक्ट कर दिए गए हैं तो आप भाग नहीं ले सकते हो, क्योंकि आप अपने जब डॉक्यूमेंट ही नहीं बनवा सकते हो सही वाले, तो आप भाग क्यों लेने जा रहे हो। बात क्लियर है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़िए। और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो भी दिवाली के बाद तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी ऑफलाइन कोचिंग करना चाह रहे हैं, तो उन सबको भी एक बात क्लियर कर दीजिए कि हमारा एकमात्र लक्ष्य है 2021 में टॉप 100 में रैंक लाना। टॉप 100 में सारे के सारे बच्चे जो हैं तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी से रहेंगे, ये बात आप नोट कर लीजिए। इसके अलावा सभी को शेयर कर दीजिए इस वीडियो को। और अगर आपके जान परिचित में, आपके गांव में, स्कूल में, विद्यालय में, जहां भी कहीं आपके जानकारी में कोई बच्चा कानपुर आना चाहता है तैयारी करने, चाहे वो एग्रीकल्चर का हो, चाहे पीसीएम पीसीबी ग्रुप का हो, चाहे आईसीआर का हो, चाहे बीएचयू का हो, तो आप उसको ये बात बता दीजिए कि एकमात्र नंबर है 97 93 900 और 888। इस पर कॉल करके आप कानपुर किसी भी समय आ सकते हो। और पढ़ाई स्टार्ट हो चुकी है, सारी क्लासें स्टार्ट हो चुकी हैं, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से आपको पढ़ाई कराई जाएगी। तो आप सभी लोग जो है वो आ जाइए। आप सभी का हार्दिक स्वागत है तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी में। इसके बाद पहला पॉइंट हम लोगों ने देख लिया, जिनके डॉक्यूमेंट रिजेक्ट हो चुके हैं वो लोग जो है भाग नहीं ले सकते। दूसरा पॉइंट देख लीजिए, अंतिम तृतीय ऑफलाइन काउंसलिंग में प्रथम एवं द्वितीय ऑनलाइन काउंसलिंग के बाद शेष रह गई सभी सीटों पर सभी क्वालिफाइड ऐसे विद्यार्थी भाग नहीं ले सकते जिन्होंने प्रथम काउंसलिंग में अपग्रेडेशन लिया हो, प्रथम काउंसलिंग में अपग्रेडेशन लिया हो एवं आवंटित विश्वविद्यालय में प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण कर ली हो। यह बात इन्होंने यहां पर बच्चों क्लियर की है। थोड़ा सा यह बात इन्होंने यहां पर क्लियर करी है कि अगर ऐसे बच्चे भी भाग नहीं ले सकते जिन्होंने प्रथम एवं द्वितीय ऑनलाइन काउंसलिंग के बाद शेष रह गई सभी सीटों पर क्वालिफाइड, ऐसे अभ्यर्थी भाग नहीं ले सकते। जो ही बची हुई सीटें हैं उनमें आप भाग नहीं ले सकते हो अगर आपने, जिन्होंने प्रथम काउंसलिंग में अपग्रेडेशन लिया हो। मान लीजिए आपने पहली काउंसलिंग में अपग्रेडेशन लिया और आवंटित विश्वविद्यालय में प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण कर ली हो। देखिए बात सीधी सी है। यहाँ पर इन्होंने, इनके कहने का ये मतलब है, देखिए बहुत सारे बच्चे इसके लिए परेशान हो रहे थे, तो जो इनका ये यहाँ से एक बात निकल कर ये आ रही है, आपको थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं हम। थोड़ा सा लंबा वीडियो हो जाएगा लेकिन बात को आप समझ लीजिए क्योंकि आपके भविष्य से जुड़ी हुई बातें हैं। तो यहाँ पर एक बात ये क्लियर है बच्चों कि कोई स्टूडेंट है, एग्जाम्पल के मदद से हम लोग यहाँ पर समझेंगे बात को। कोई स्टूडेंट है,
कोई एक स्टूडेंट है, मान लीजिए ये कोई स्टूडेंट है, ठीक है, इसने पहली काउंसलिंग कराई थी, इन्होंने पहली काउंसलिंग कराई थी, उसके बाद ये प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण कराने के लिए विश्वविद्यालय पहुंचे, वहां पर इन्होंने अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई कर दिया, ठीक है, वहां पर इन्होंने अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई कर दिया। उसके बाद इनको दूसरी काउंसलिंग में बैठने का मौका मिल गया। इन्होंने, मान लीजिए इनको बांदा मिला था, मान लीजिए इनको बांदा मिला था, इन्होंने अपग्रेडेशन कराया, इन्होंने अपग्रेडेशन करा के मेरठ चले गए, अपग्रेडेशन करा के मेरठ चले गए। अब जब ये दूसरी काउंसलिंग में मेरठ चले गए तो इन्होंने जाके वहां पे भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लिया, मतलब इन्होंने एक बार अपग्रेडेशन करा लिया, मतलब इन्होंने बांदा में थे पहली काउंसलिंग में, अपग्रेडेशन कराए, अपग्रेडेशन कराने के बाद ये कहाँ पहुंचे, मेरठ पहुंचे, मेरठ में अपना जाके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह सब कुछ करा लिए हैं। अब यही बात यहाँ पर लिखी गई है कि ऐसे अभ्यर्थी भाग नहीं ले सकते हैं जिन्होंने प्रथम काउंसलिंग में अपग्रेडेशन लिया हो एवं आवंटित विश्वविद्यालय में प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण कर ली हो। आवंटित मतलब अपग्रेडेशन लिया हो का क्या मतलब है कि इन्होंने पहली काउंसलिंग में तो इन्होंने सीट ले ली, दूसरी काउंसलिंग में इन्होंने अपग्रेडेशन ले लिया, दूसरी काउंसलिंग में अपग्रेडेशन लेने के बाद इनको मेरठ मिल गया। अब जब अपग्रेड, वही चीज लिखी है कि आवंटित विश्वविद्यालय में, यानी कि मेरठ में इन्होंने प्रवेश प्रक्रिया जब पूर्ण कर ली है तो यानी कि इनका एक बार अपग्रेडेशन काउंट हो गया। अब जब इनका एक बार अपग्रेडेशन काउंट हो गया तो ये भी इसमें भाग नहीं ले सकते। इस पॉइंट से ये बात भी निकल कर आ रही है, बहुत ही स्पष्ट, इनडायरेक्टली, साफ साफ इन्होंने नहीं कहा है, लेकिन ये कहना ये चाह रहे हैं कि अगर आपने पहली काउंसलिंग में अपग्रेडेशन कराया था और दूसरी में आपने चॉइस फिलिंग करी थी, उसके बाद आपको कुछ नहीं मिला, उसके बाद अपग्रेडेशन में आपको कुछ नहीं मिला, तो आप लोग जाइए, ये मैं आपसे कह रहा हूं कि आप लोग जाइए, 500 रुपये पेमेंट करिए, आप सब लोग भी अपनी रैंक के अनुसार उसी डेट में उसी टाइम पे विश्वविद्यालय पहुंचिए, ठीक है। ये बात यहां से क्लियर हो रही है, स्पष्ट शब्दों में नहीं है, लेकिन इस लाइन का यही मतलब है कि जिन्होंने प्रथम काउंसलिंग में अपग्रेडेशन लिया हो एवं आवंटित विश्वविद्यालय में प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण कर ली हो वो लोग भाग नहीं ले सकते। लेकिन अगर आपने अपग्रेडेशन किया और आपको कुछ नहीं मिला तो आप भाग लीजिए, ठीक है। बात क्लियर हो चुकी होगी, बात आप लोग समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। इसके बाद कुछ बातें यहां पर दी गई हैं, जो मास्टर हैं, परास्नातक है, यानी कि एमएससी की काउंसलिंग वगैरह, एमएससी और पीएचडी की काउंसलिंग के लिए जो भी इंफॉर्मेशन है वो भी यहाँ पर इसमें दी गई है। तो एक बार हम सिर्फ स्क्रॉल करके दिखा दे रहे हैं, इनके बारे में ज़्यादा हम पीडीएफ दे देंगे, आप सभी लोग देख लीजिएगा। तो ये है इनका पूरा का पूरा शेड्यूल, और रिपोर्टिंग कैसे क्या करनी है इनके बारे में भी यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी गई है। 500 रुपये जमा करने हैं। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट बातचीत है, जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, इंपॉर्टेंट जो डॉक्यूमेंट है वो यहाँ पर देख लीजिए कि ऑनलाइन आवेदन पत्र लेकर जाना है, प्रवेश पत्र लेकर जाना है, काउंसलिंग पत्र लेकर जाना है, आधार कार्ड लेकर जाना है, हाई स्कूल का प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र लेकर जाना है, इंटरमीडिएट का प्रमाण पत्र और अंक पत्र लेकर जाना है। और जो भी सारे के सारे यहाँ पर डॉक्यूमेंट लिखे गए हैं ये पीडीएफ हम आपको दे देंगे, या फिर वीडियो को रोक कर आप इसको अच्छे से देख लीजिए। 3 फोटो लेकर जानी है, ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट ले जाना है, सारे के सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो भी आपने अपलोड किए थे वो सब कुछ लेकर जाना है। इसके अलावा यहाँ पर ये सारी बातें आप देख लीजिएगा, कोई भी चीज़ ज़्यादा स्पेशल नहीं है कि जो बताई जाए। और अभ्यर्थी के हस्ताक्षर आवेदन पत्र पर किए गए हस्ताक्षर से मिलना आवश्यक है। अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र पर चिपकाए गए फोटो का मिलान वही फोटो होनी चाहिए जो आपने की हो, नहीं है तो आप बनवा लीजिए, ठीक है। रिपोर्टिंग में बुलाए जाने का तात्पर्य यह नहीं है कि आपको प्रवेश मिल ही जाएगा, जो बात हम बोल रहे थे आपको ये वो भी बोल सकते हैं कि ऐसा है कि हमारे पास सीटें भर गई हैं, आप जाइए, ठीक है। जिस मेरिट स्तर पर समस्त सीटें भर जाएंगी वहीं पर उसी समय काउंसलिंग समाप्त हो जाएगी। याद रखिएगा, आपको बुलाया जा रहा है इसका ये मतलब नहीं है कि वो सीट दे देंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रवेश प्रक्रिया की मेरिट के अनुसार प्रवेश के स्तर पर पहुंचने एवं प्रमाण पत्रों की जांच के बाद यदि आप प्रवेश के लिए उपयुक्त पाए गए तो प्रवेश के समय निम्नलिखित शुल्क जमा करना होगा। शेष शुल्क जिस विद्यालय में आपने प्रवेश पाया है वहां पर जाकर जमा करना होगा। देख लेते हैं कि कौन सा शुल्क जो है वो आपको सीएसए में यहीं पर देना होगा और कौन सा जब आप जाओगे वहां पर जहां पर सीट मिलेगी तो वहां पर देना होगा। तो आइए देख लेते हैं का खा गा गा वाला पॉइंट, का खा गा गा। तो का वाला देखेंगे यहां पर पहले लिखा हुआ है प्रवेश हेतु
प्रत्येक श्रेणी के अभ्यर्थी को, हर विद्यार्थी को प्रारंभिक प्रवेश शुल्क के रूप में, जो प्रारंभिक प्रवेश शुल्क है, प्रारंभिक प्रवेश शुल्क क्या होता है? प्रारंभिक प्रवेश शुल्क एक ऐसा शुल्क होता है, प्रारंभिक प्रवेश शुल्क उसको बोलते हैं बच्चों, जो आप सिक्योरिटी फीस देते थे। जब आप ऑनलाइन काउंसलिंग करवा रहे थे तो 5,000 रुपए सिक्योरिटी फीस दे रहे थे ना, वही प्रारंभिक शुल्क है। यानी कि जो आप ये कह लो, जो सिक्योरिटी फीस था ऑनलाइन में, जब आपकी सीट कंफर्म हो जा रही थी तब आपको 5,000 रुपये जमा करने पड़ते थे सिक्योरिटी फीस के रूप में। उसके बाद आप अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करते थे, है ना? तो वही सिक्योरिटी फीस है ये 5,000 रुपये, उसी को बोलते हैं प्रारंभिक प्रवेश शुल्क। ठीक है, तो ये प्रवेश शुल्क जो है वो कैश नहीं जमा होगा, याद रखिएगा, कैश नहीं जमा होगा। ये 5,000 रुपये की धनराशि का बैंक ड्राफ्ट बनेगा, डीडी बनेगा, डीडी डिमांड ड्राफ्ट, डी डिमांड ड्राफ्ट बनेगा। किसी भी बैंक से बनवा सकते हो। आप जाओगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसका फोटोया खींच लो, इस मोबाइलिया से फोटोया इसका खींच लेना, और उसके बाद ये किसके नाम से बनेगा ये चीज में लिखी है ना, यहाँ पे लिखा है बैंक ड्राफ्ट, अर्थ नियंत्रक चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय कानपुर के पक्ष में। किसके पक्ष में बनेगा? आपको जाके बैंक में ये फोटो दिखाना पड़ेगा कि जो बैंक ड्राफ्ट सर जी हमारा जो डीडी बनना है वो अर्थ नियंत्रक चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय कानपुर के पक्ष में डीडी हमारा बना दीजिए। आप उनको 5,000 रुपये दोगे बैंक में और वो डीडी बना के आपको दे देंगे। डीडी मतलब एक कागज रहेगा, ठीक है, आपका पैसा सब उसी में रहेगा। अगर आपको सीट मिलती है तो यहाँ पे वो जमा हो जाएगा, ठीक है, यूनिवर्सिटी में जमा हो जाएगा। अगर आपको सीट नहीं मिलती है, आपको यहाँ से वापस कर दिया जाता है कि भैया सीट भर गई हमारे पास, काउंसलिंग बंद हो गई, गेट बंद करो, सब बाहर करो, ठीक है, तो फिर क्या करना होगा? वो कागज लेके आप वापस बैंक जाओगे और डीडी को वापस भंजा लो। डीडी जब वापस भंजा लोगे तो आप कागज जमा कर दोगे, पैसा आपको वापस मिल जाएगा। कुछ थोड़ा वो पैसा कटता है, 200-300 रुपये कटेगा, उसके बाद वो पैसा आपको वापस मिल जाएगा। कोनो दिक्कत नहीं है, टेंशन ना लो बिल्कुल। आगे देखो, चंद्रशेखर आजाद के नाम से बनेगी, कानपुर के पक्ष में बनेगी। ये बात, ये नाम याद रखिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जिसका भुगतान भारतीय स्टेट बैंक की सीएसए शाखा पर देव को स्वीकार होगा। कानपुर सीएसए जब आप आओगे तो यहाँ पे एक एसबीआई बैंक है, तो जिस उसका भुगतान जो है वो कानपुर की सीएसए शाखा जो है उसका कोड नंबर ये दिया हुआ है, ये आप दिखा दोगे, डीडी वो बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको ये पॉइंट दिखा देना कि भाई आपको 5,000 की डीडी बनवानी है और ये डीडी बनवा के रख लो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला पॉइंट देख लीजिए, ऐसे अभ्यर्थी जो पेड सीट अथवा एनआरआई सीट, स्पॉन्सर्ड सीट पर प्रवेश पाना चाहते हैं, उन्हें उत्तर प्रदेश संयुक्त कृषि एवं प्रौद्योगिक प्रवेश परीक्षा 2020 की सूचना 35 पर लिखा गया है। विवरण के अनुसार पेमेंट एनआरआई स्पॉन्सर्ड सीट की निर्धारित धनराशि का बैंक ड्राफ्ट जो उनका, देखिए कुल मिला के कहना चाह रहे हैं, इसी के नाम बनेगा और जिसका भुगतान यहाँ पर होगा कानपुर में होगा। इस संबंध में नकद भुगतान स्वीकार नहीं किया जाएगा, याद रखिएगा। देखिए आप काउंसलिंग करवाने जा रहे हो, अब वहाँ पर फ्री मिलेगा कि पेड मिलेगा कुछ भी आपको पता नहीं है, ठीक है। तो ये कह ये रहे हैं कि जो बच्चे ये इस उम्मीद में है कि हो सकता है कि उनको पेड मिल जाए, अगर आपकी 3500 रैंक है तो आप ये वाली भी डीडी रेडी रखो ना, आप पेड सीट वाली भी डीडी रेडी करके रखो, बात समझ रहे हो आप? तो ये सीट भी, ये डीडी भी आप रेडी करके रखो। तो जो एनआरआई सीट या पेड सीट के लिए चाह रहे हैं उनको भी जो है वो डीडी लेकर ही आना होगा। कितनी फीस पे लेके आना होगा, कितनी की डीडी बना लें, ये सारी इन्फॉर्मेशन जो 14 को उनका लेटर निकलेगा उसमें एक बाकायदा दिया रहेगा। इसके अलावा जो है वो जो प्रोस्पेक्टस है यूपी कैडेट का पेज नंबर 35 पे उसमें भी दिया गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब 8वां पॉइंट यहाँ पर देख लेते हैं। काउंसलिंग हेतु अभ्यर्थी को डाक के माध्यम से कोई सूचना नहीं भेजी जाएगी। सिर्फ और सिर्फ तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी ही ऐसा यूट्यूब चैनल है जो आपको सही और सटीक जानकारी प्रदान करता रहेगा, बल्कि रिपोर्टिंग काउंसलिंग पत्र एवं अन्य सूचना वेबसाइट पर डाल दी जाएगी। डालते भी कब है? 4 दिन के बाद, अब सबको पता है। यह अभ्यर्थी का दायित्व होगा कि वह नियमित रूप से वेबसाइट देखता रहे और अपना रिपोर्टिंग काउंसलिंग पत्र डाउनलोड करके रिपोर्टिंग काउंसलिंग में भाग ले ले। यदि कोई अभ्यर्थी रिपोर्टिंग काउंसलिंग पत्र के अभाव में रिपोर्टिंग काउंसलिंग में भाग नहीं लेता तो इसके लिए विश्वविद्यालय उत्तरदायी नहीं होगा। बच्चों याद रखिए, परेशान मत होइए, आप बस हमारा यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम देखते रहा करिए।
10 से 13 तक 500 रुपये दे दीजिए। 14 तारीख को जो है वो काउंसलिंग लेटर अपना डाउनलोड कर लेना, काउंसलिंग पत्र डाउनलोड कर लीजिएगा। नगद भुगतान जो है वो नहीं लिया जाएगा, कोई भी कैश नहीं लिया जाएगा। ड्राफ्ट ना होने की स्थिति में आपको प्रवेश नहीं दिया जाएगा। अगर डीडी नहीं है तो आपको प्रवेश नहीं दिया जाएगा। प्रवेश शुल्क किसी भी दशा में वापस नहीं किया जाएगा, प्रवेश शुल्क किसी भी दशा में वापस नहीं किया जाएगा। बच्चों 5-5 हज़ार की डीडी लेकर आना, और अगर पेड सीट की उम्मीद है कि आपको पेड सीट मिलेगी तो पेड सीट वाला जो एक्स्ट्रा पैसा होता है उसकी भी डीडी बनवा लीजिएगा, वो भी लेके आ जाइएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और जो बाकी फीस है वो आपकी जब जहां पर आपको अलॉट होगा वहां पर जाके फीस जमा करनी होगी। आगे बढ़ते हैं। नोट लिखा है, यदि कोई अभ्यर्थी उपरोक्त वांछित प्रमाण पत्र से कोई भी प्रमाण पत्र रिपोर्टिंग काउंसलिंग के समय प्रस्तुत नहीं करता अथवा वांछित शुल्क जमा नहीं करता तो उसे मेरिट में रहते हुए भी प्रवेश नहीं दिया जाएगा। अगर आप डॉक्यूमेंट ओरिजिनल लेके नहीं जा रहे हो, डीडी लेके नहीं जा रहे हो, तो आपको प्रवेश का अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा, आपको बाहर कर दिया जाएगा। कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए सभी को मास्क लगाना है, सैनिटाइजर रखना है और दूरी बनाए रखना है। काउंसलिंग के समय वहाँ पे भड़बड़ नहीं मचानी है ना, चिल्लाना नहीं है, वहाँ पर शांति से आप अपनी काउंसलिंग कराइएगा। स्नातक परास्नातक काउंसलिंग से संबंधित जो सभी डेट हैं, सभी तारीखें हैं, वो वेबसाइट पे अपडेट होती रहती हैं, तो वेबसाइट देखते रहें। आज्ञा से कुल सचिव। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन थी बच्चों, पूरी की पूरी डिटेल्ड हम लोगों ने पूरा डिटेल एक तरह से पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन देख लिया है कि क्या बातें हैं, क्या तारीखें हैं, सब कुछ हम लोगों ने बच्चों देखा है। उम्मीद है आप सबको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। और अंत में मैं आपसे यही कहूँगा कि आप सभी लोग आराम से काउंसलिंग कराइए और सबको यूनिवर्सिटी मिल जाए, मेरी यही उम्मीद है। और आप सब लोग तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी कानपुर आइए, मिलने जरूर आइए। और इसके अलावा जो भी बच्चे हैं जानकारी में आपके ऑफलाइन कोचिंग करना चाहते हैं, उन सभी को भी तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी के बारे में बताइए और उन्हें कानपुर अवश्य भेजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपने ख्याल रखिए, अपना पढ़ते रहिए, जुड़े रहिए इसी तरह से। धन्यवाद।